बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 पुष्पी पादपों की शारीरिकी। अब हम लोगों ने देख लिया है कि एक पादप जो होते हैं इनमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से ऊतक तंत्र पाए जाते हैं, इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। अब हम देखेंगे कि एक जड़ या एक तना जो होता है इनकी मोटाई में वृद्धि जो होती है वह किस प्रकार से होती है। तो एक जड़ या एक तना जो होता है इनमें आरंभिक जो वृद्धि होती है यह होती है प्राथमिक ऊतक के कारण, अर्थात शुरुआत में जब ये बढ़ते जाते हैं इनमें जड़ का विकास होता जाता है, इनमें तने का विकास होता जाता है, इनकी शाखाओं का विकास होता है। तो उस समय प्राथमिक ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करती जाती है। अब आप देखना एक द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें एक निश्चित समयांतराल के पश्चात इनकी शाखाओं की मोटाई, इनके तने की मोटाई जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इनका बढ़ना जो होता है वह द्वितीयक ऊतक के विभाजन के कारण होता है। और ये द्वितीयक ऊतक जो होते हैं ये पार्श्वविभज्योतक कहलाते हैं, जो प्राथमिक ऊतक से ही बने हुए होते हैं। तो द्वितीयक ऊतकों के कारण एक जड़ या एक तने की मोटाई में होने वाली वृद्धि जो होती है इसको कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि। तो एक द्विबीजपत्री तना जो होता है इन्हीं में पाया जाता है द्वितीयक वृद्धि जो है वह। कोई कोई एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें भी अपवाद स्वरूप द्वितीयक वृद्धि होती है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार एक द्विबीजपत्री तना जो होता है इनकी मोटाई कैसे बढ़ती है, अर्थात इनमें द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। एक द्विबीजपत्री तना जो होता है जब हमने इसकी शारीरिकी को देखा था तो हमने अध्ययन किया था कि इस तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और कोशिका पाई जाती है जो कहलाती है कैम्बियम। तो इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री तना जो होता है इनमें जाइलम फ्लोएम जो होते हैं उनके मध्य में जो कैम्बियम पाया जाता है, इसी कैम्बियम की सक्रियता के कारण ही द्वितीयक वृद्धि जो होती है वह होती है। अर्थात एक निश्चित समयांतराल के पश्चात ये कैम्बियम की कोशिकाएं क्रियाशील होती है और क्रियाशील होकर के यही द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण करती है। तो इसी को द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि एक जाइलम और एक फ्लोएम जो होते हैं इनके बीच में ये सामान्य एक कैम्बियम की एक परत पाई जाती है। इस प्रकार से ये कैम्बियम की कोशिकाएं जो होती हैं जब ये सक्रिय होती है तो सक्रिय होने के पश्चात इनकी कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और विभाजन शुरू होने के कारण ये कैम्बियम की कोशिकाएं जो होती है अपने पार्श्व में क्या करना शुरू कर देती है, इस प्रकार से विभाजन करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जितने भी संवहन पुल वाले क्षेत्र है उसके बाद वाला भाग है, यहाँ पर भी बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित है और ये कोशिकाएं जो है वो सामान्य विद्युत की कोशिकाएं हैं। लेकिन जो कैम्बियम के संपर्क वाली कोशिकाएं होती हैं इनमें भी एक विभाजन की क्षमता आ जाती है। तो जाइलम और फ्लोएम के मध्य ये हो गया फ्लोएम, ये है जाइलम और ये मध्य में उपस्थित है वह कहलाता है कैम्बियम। तो जाइलम और फ्लोएम के मध्य में जो उपस्थित कैम्बियम होता है इनको कहा जाता है पुलीय कैम्बियम। इसके साथ साथ जो दो संवहन बंडल होते हैं इनके बीच की कोशिकाएं जो होती है, जो कैम्बियम के साथ वाली कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में भी क्या हो जाता है, विभाजन की क्षमता आ जाती है। तो ये विभाजन की क्षमताओं युक्त इन कोशिकाओं को कहा जाता है अंतरपुलीय कैम्बियम। इस प्रकार से अंतरपुलीय कैम्बियम। अब जब एक तना जो होता है जब इसमें द्वितीयक वृद्धि होगी तो यहाँ कैम्बियम की कोशिकाएं और अंतरपुलीय कैम्बियम की कोशिकाएं इनमें विभाजन होता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप ये एक वलय, एक रिंग का निर्माण करते हैं
और इस रिंग को कहा जाता है कैम्बियम वलय। इसको कहा जाता है कैम्बियम वलय। इस प्रकार से दो संवहनी बंडलों के मध्य में भी जो मृदुत की कोशिकाएं होती हैं उनमें भी विभाजन की क्षमता आ जाती है और इस प्रकार से एक रिंग का निर्माण हो जाता है कैम्बियम वलय या कैम्बियम रिंग के रूप में। अब यहाँ पर कोशिकाओं में क्या होना शुरू हो जाएगा, इस भाग की कोशिकाएं, ये है कुछ इस प्रकार की एक कोशिका, इस प्रकार की एक कोशिका है और ये कोशिकाएं लगातार बन गई, कोशिकाओं की पट्टी बन चुकी है। अब इस कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, ये बटेगा तो क्या करेगा, ऊपर की ओर एक कोशिका का निर्माण करता है और ऊपर की ओर बनने वाली कोशिकाएं या फिर परिधि की ओर बनने वाली कोशिका, ये परिधि की ओर एक कोशिका का निर्माण किया इन्होंने और नीचे की ओर अर्थात केंद्र की ओर एक कोशिका का निर्माण किया। तो ऊपर की ओर बनने वाली कोशिका जो होती है वह हो जाती है क्या, फ्लोएम, और नीचे की ओर बनने वाली कोशिका जो होती है वो हो जाती है जाइलम। अब यहाँ पर इस कैम्बियम ने क्या किया, विभाजन किया। विभाजन के कारण ऊपर की ओर एक फ्लोएम और नीचे की ओर एक जाइलम या परिधि की ओर फ्लोएम का निर्माण हुआ और केंद्र की तरफ एक जाइलम का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये कैम्बियम की कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती जाती है, इसी प्रकार से विभाजन करती जाती है क्रमशः अंदर और बाहर की ओर। तो इनके विभाजन के परिणाम स्वरूप जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है ये कहलाते हैं द्वितीयक संवहनी ऊतक, क्योंकि पहले से जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है, उसके पश्चात में फिर से बना, इसीलिए ये कहलाएंगे द्वितीयक संवहनी ऊतक कहलाते हैं। और इस प्रकार से क्रमशः क्या होता जाएगा, इनका क्षेत्र जो होगा वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये मोटाई, तने की मोटाई जो होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब कैम्बियम की कोशिकाएं विभाजन करती जाती हैं तो यह केंद्र की ओर विभाजन करके जाइलम का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निर्माण करती है और उसकी तुलना में फ्लोएम जो होता है वह कम मात्रा में और कम सकरा स्थान के रूप में निर्मित होता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी बाह्य त्वचा हो गई, एपिडर्मिस हो गई और उसके पश्चात में हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, यहाँ तक का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो एक कैम्बियम की पट्टी है, इस प्रकार से इस कैम्बियम की पट्टी ने क्या किया, केंद्र की ओर एक विभाजन किया, केंद्र की ओर विभाजन किया तो इनके विभाजन से कुछ कोशिकाओं का निर्माण हुआ, इस प्रकार से ये कहलाएंगे द्वितीयक जाइलम। इस प्रकार ये क्या कहलाएंगे, द्वितीयक जाइलम कहलाएंगे, इस प्रकार का। और इसी प्रकार से इनके द्वारा क्या किया गया, विभाजन किया गया तो यह परिधि की ओर एक और संरचना का निर्माण किया, एक और कोशिकाओं का निर्माण किया, ये हो गया परिधि की ओर। तो यहाँ परिधि की ओर निर्मित संरचनाएं जो होंगी वह क्या हो जाएंगी, इसकी फ्लोएम कहलाएंगी, इस प्रकार से। तो ये हो गया क्या, द्वितीयक फ्लोएम। तो इस प्रकार से एक कैम्बियम की कोशिकाएं जो होती हैं जब यह विभाजन करती है, ये बीच वाला भाग जो है वो क्या हो गया, कैम्बियम हो गया। इस प्रकार तो ये हो गया कैम्बियम और ये बना जो वो क्या कहलाएगा, अब द्वितीयक फ्लोएम कहलाएगा यह। तो जब द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है तो फ्लोएम के जितने भी अवयव होंगे और जाइलम के जितने अवयव होंगे वो निर्मित हो जाते हैं। अब प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो पहले से उपस्थित है किसी भी संवहन बंडल में, किसी भी पादप में जो पहले से बना हुआ है, ये प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो होते हैं वह क्या होते जाते हैं, केंद्र की ओर और परिधि की ओर अवशेष के रूप में रह जाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और यहाँ पर फ्लोएम की कोशिकाएं इस प्रकार से अवशेष के रूप में ये भी उपस्थित रह जाती हैं।
इस प्रकार से। तो ये हो गया क्या, प्राथमिक जाइलम जो केंद्र में रह गया है, और ये है क्या, प्राथमिक फ्लोएम जो कि परिधि में अवशेष के रूप में रह जाते हैं इस प्रकार से। तो जब एक तना में द्वितीयक वृद्धि होती है तो इनमें द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण होने के कारण ही इनमें इनकी मोटाई बढ़ती जाती है, और ये द्वितीयक जाइलम जो होते हैं अधिक मात्रा में बनते हैं, जो काष्ठ या लकड़ी का निर्माण करते हैं। जिस समय ये कैम्बियम वलय की कोशिकाएं जो होती हैं, जो पुलीय कैम्बियम जो होती हैं, इन कोशिकाओं में विभाजन होता है तो उसके पार्श्व में जितनी भी कोशिकाएं जो दो संवहन मंडल के बीच की कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच की कोशिकाएं जो होंगी वो भी क्या करती हैं, विभाजन करती जाती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर था जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार से, तो यहाँ विभाजन हुआ तो जाइलम और फ्लोएम बनेगा। लेकिन उनके पार्श्व में दो संवहन मंडल है ना, इन दो संवहन मंडलों के पार्श्व में उसके बगल में जितनी भी कोशिकाएं हैं इनमें भी तो विभाजन की क्षमता आ चुकी है। तो अब ये विभाजन करती है, तो यहाँ पर विभाजन करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वह केवल और केवल सामान्य मृदुत की कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार से सामान्य मृदु ऊतक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वे जीवित भाग होती हैं और इनके द्वारा पदार्थों का संवहन किया जाता है। इनको कहा जाता है क्या, मज्जा रश्मि। इस भाग की कोशिकाओं को मज्जा रश्मि कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब एक तना जो होता है इनमें विभाजन की प्रक्रिया होती है, द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है, तो यहाँ पर द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है और साथ ही सामान्य मृदुत की कोशिकाएं उपस्थित होती है जो कहलाती है मज्जा रश्मि के रूप में। किसी भी क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पादप होते हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि जो होती है वह भी उनके मौसम पर, ऋतु पर निर्भर करती है और उनमें उपस्थित भोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि एक पादप को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो रहा है तो वह बड़ी मात्रा में क्या करता जाएगा, विभाजन करता जाएगा, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता जाता है। तो इस प्रकार से जब एक कैम्बियम सक्रिय होता है तो उनके द्वारा निर्मित होने वाले ये द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम जो होते हैं, ये जो काष्ठ होता है यह एक रिंग के रूप में दिखाई देता जाता है। अगर एक लकड़ी को काट कर देखें तो उसके अंदर जो होंगे वह रिंग या वलय के रूप में दिखाई देते हैं। इसी को कहा जाता है वार्षिक वलय। तो जो पादप जो होते हैं अगर उनमें ज्यादा मात्रा में भोजन की उपलब्धता है तो वह बड़े घेरे वाला द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। तो जब बड़े घेरे वाले इस प्रकार के जाइलम फ्लोएम बन जाते हैं तो इसी को आधार बना करके क्या किया जा सकता है, इस पौधे की, इस वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है। एक एक वर्ष में इनका घेरा जो होगा वह, जैसे कि ये पहले वर्ष में इतना मोटा घेरा बना था, जो भी विभाजन हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये इतना बड़ा बना घेरा। लेकिन अब यदि इनको भोजन की उपलब्धता कम है तो इनके द्वारा जो बनने वाला घेरा है, ये जो घेरा बन रहा है वो कैसा हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। तो संकीर्ण हो सकता है या फिर चौड़ा हो सकता है। इस प्रकार से ये वलय जो होते हैं इनमें उपस्थित द्वितीयक वृद्धि को प्रदर्शित करता है और इसी को कहा जाता है वार्षिक वलय। इस वार्षिक वलय को काउंट करके एक वृक्ष की आयु की गणना भी की जा सकती है। तो यहाँ पर वार्षिक वलय जो होते हैं वह बसंत ऋतु में ज्यादा मात्रा में या ज्यादा मोटे घेरे के रूप में बनते हैं। ये घेरे की मोटाई अगर ज्यादा है तो ये बसंत ऋतु में, क्योंकि उस समय नई पत्तियां आई रहती है, तो नए पत्ते आने के कारण ये क्या करते हैं, ज्यादा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण बड़े घेरे का निर्माण होता है। जबकि जो ग्रीष्म ऋतु होता है या जो शीत ऋतु होता है, इस समय में इनको भोजन की मात्रा कम होती है, इसी के कारण ये कम घेरे वाले वलय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तो ग्रीष्म ऋतु में बनने वाले जो वलय होते हैं वो ग्रीष्म काष्ठ कहलाएंगे और बसंत ऋतु में बनने वाले जो वलय या घेरा होते हैं उसको बसंत काष्ठ कहा जाता है।
जब एक तने में द्वितीयक वृद्धि होती है तो इनमें जब द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है तो इनके जो असंवहनी क्षेत्र होते हैं, जैसे एक तना जो होता है इसमें एपिडर्मिस जो होगा, इसका बाह्य त्वचा, इसका हाइपोडर्मिस जो होता है, इसका एंडोडर्मिस होता है, इनका पेरिसाइकल वाला क्षेत्र होता है। ये असंवहनी क्षेत्र होते हैं। इस भाग की कोशिकाओं में अभी क्या हो रहा है, केंद्र में यहाँ पर द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण हो रहा है, तो बाहर वाले भाग में पाए जाने वाले जो भी ऊतक होंगे इन सभी पर क्या होगा, एक दबाव आरोपित हो रहा है। इसी दबाव, इसी प्रेशर के कारण इस भाग में जो सामान्य कार्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं ये भी विभाजनशील हो जाती है। और इस विभाजनशील, इस सामान्य कोशिकाओं के विभाजनशील होने से जो कोशिकाएं बनती है इनको कहा जाता है कार्क कैम्बियम। ये कार्क कैम्बियम जो है वो क्या है, सामान्य कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो किसके कारण, संवहन पुल जो है इनमें होने वाले विभाजन के कारण यहाँ पर जो बढ़ रही है द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण से, उसके कारण जो कॉर्टेक्स क्षेत्र की कोशिका उनमें भी विभाजन की प्रक्रिया होने लग जाती है। तो यहाँ कार्क कैम्बियम जो होगा वो क्या होगा, क्रियाशील होगा। और ये कार्क कैम्बियम क्रियाशील होकर के क्या करेगा, इस एपिडर्मिस की ओर नई कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देगा और साथ ही साथ ये केंद्र की ओर जहां पर संवहन बंडल उपस्थित होंगे इधर की ओर भी ये नई कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो इन्हीं नई कोशिकाओं को नए नाम से जाना जाता है। तो बाहर की ओर बनने वाली कोशिकाओं को फेलम कहा जाता है, जबकि अंदर की ओर बनने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है फेलोडर्म। तो इस प्रकार से जो एपिडर्मिस की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं वो फेलम कोशिकाएं होती हैं और जो अंदर की ओर बनने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है फेलोडर्म कोशिकाएं। तो ये फेलम और फेलोडर्म कोशिकाएं जो होती हैं इनके बीच में जो अंतराकोश अवकाश होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं और इनकी भित्तियों में सुबेरिन पदार्थ का जमाव होता जाता है और इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के कार्क का निर्माण करते हैं। इस दोनों क्षेत्र की कोशिकाओं को एक साथ कहा जाता है कार्क। तो यहाँ पर जो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, जो फेलम और फेलोडर्म क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वह धीरे ढाले और अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनको कहा जाता है पूरक कोशिकाएं या कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो होते हैं जिस स्थान पर होते हैं वहां का बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस जो होता है वह टूट जाता है और इस प्रकार से एक रिक्त स्थान बन जाता है। इसी रिक्त स्थान को कहा जाता है क्या, वात रंध्र। ये वात रंध्र जो होते हैं यह जीवित कोशिकाओं के साथ संपर्क बनाने में कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जितने भी एपिडर्मिस वाले भाग में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं ये मृत होती जाती हैं। तो यही मृत कोशिकाएं जो होती हैं एक वृक्ष का छाल निर्मित करती जाती हैं। जब एक तने में द्वितीयक वृद्धि होती है तो यदि इस तने को देखा जाए तो इसमें जो केंद्र की तरफ बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये ज्यादा गहरे रंग की दिखाई देने लग जाती है, जबकि परिधि की ओर बनने वाली जितनी भी संरचनाएं होती है वह हल्के रंग की दिखाई देने लग जाती है। तो ये केंद्र की तरफ जो गहरे रंग की दिखाई देने वाली संरचनाएं होती हैं इस भाग में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव होता जाता है और इन विभिन्न प्रकार के पदार्थों में तेल होते हैं या गोंद होते हैं या रेजिन होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इन भीतरी भागों में जमने लग जाते हैं। तो यहाँ के जो संवहन ऊतक होंगे वह अब संवहन का कार्य नहीं करते हैं और इन गहरे रंग के संरचनाओं को ही कहा जाता है क्या, चूंकि ये अंदर की ओर है इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, अंतःकाष्ठ कहा जाता है।
अब जो परिधि की ओर उपस्थित है, जितने भी परिधि की ओर बनने वाली जो जाइलम फ्लोएम होंगी, जो द्वितीयक जाइलम फ्लोएम होंगी, ये भाग जो होते हैं वह इसकी तुलना में हल्के रंग के दिखाई देते हैं और ये जीवित कोशिकाओं वाले होते हैं, संवहन की क्रिया में भाग लेते हैं। इस भाग को कहा जाता है रस काष्ठ। तो इस प्रकार से काष्ठ जो होता है उसमें गहरा रंग, हल्का रंग, ये दोनों रंग जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से एक तने में द्वितीयक वृद्धि जो होती है वह होती है।